देखो, अब हम अपना अगला टॉपिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है आपका वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, हम दो बॉडीज़ को लेते हैं, एक है आपकी बॉडी ए और एक है आपकी बॉडी बी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों बॉडीज़ की करा देंगे रबिंग। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, रबिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, इन दोनों को हमने करा दिया रब, तो उससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा और जो बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी। बॉडी बिकम्स चार्ज्ड। ठीक, चार्जिंग में फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, दो बॉडीज़ को लेते हैं, एक है बॉडी ए एक है बॉडी बी, इन दोनों को हम आपस में रब कराते हैं। जब इन दोनों बॉडीज़ को आप आपस में रब कराओगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने से क्या होता है, बॉडी आपकी चार्ज हो जाती है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? आगे चलें। अब देखिए एग्जैक्टली क्या होता है। अब देखो, अगर हम एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपका न्यूक्लियस है जिसके अराउंड आपका जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे हमने एक और न्यूक्लियस ले लिया है जिसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इसको ए ले लो और इसको बी। ठीक, अच्छा अब मुझे बताओ, अब यदि मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक, अगर आप इन इलेक्ट्रॉन को कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि प्रोवाइड करते हो, ठीक है, अगर आप इन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आराम से। ठीक है, इनको अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये निकल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप एटम ए से एक बॉडी बनाओ और एटम बी से भी एक बॉडी बनाओ, ठीक है, तो कौन सी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस ज़्यादा हैं, ए या फिर बी? किस में से इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस ज़्यादा हैं, बताओ? एक एक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसका वो न्यूक्लियस से दूर है तो वो लूजली कपल्ड है। इसमें क्या है, ये दूर तो है बट इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रांगली बाउंड है। ठीक है, ये स्ट्रांगली बाउंड है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, एज कंपेयर्ड टू ए। ठीक, ए के कंपैरिजन में ये स्ट्रांगली बाउंड है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपका जो है निकल जाएगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है तो ये लूजली कपल्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला निकल जाएगा। इसका मतलब जो बॉडी ए है और ये है बॉडी बी, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में जाएंगे। ठीक, ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ए से निकलेगा तो ए आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ना, तो वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। ठीक, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है ये। ठीक, ए से बी में इलेक्ट्रॉन चला गया तो ए पॉजिटिवली चार्ज, और बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया इसलिए बी हो गई आपकी नेगेटिवली चार्ज। क्यों इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका रीज़न मैंने आपको अभी बताया। अब आप ये देखो ध्यान से, ये मटेरियल की कैटेगरी है, एक है सॉफ्ट और एक है हार्ड। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो सॉफ्ट मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, हार्ड नहीं करता। ठीक, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ सॉफ्ट मटेरियल ही लूज़ करेगा, हार्ड नहीं करेगा। तो यार देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए, एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर हम कॉटन एंड एवोनाइट रॉड को ले लें, कॉटन एंड एवोनाइट रॉड। ठीक, कॉटन आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा, सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में। ठीक, और एबोनाइट रॉड जाहिर सी बात है हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉटन जो है ना, कॉटन, कॉटन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, कॉटन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका मतलब सॉफ्ट मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बात तो समझ में हमें आ गई। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड। ठीक, इनकी अब रबिंग कराओ आप। तो पहले ये बताओ, इनमें सॉफ्ट कौन है, सिल्क क्लॉथ सॉफ्ट है, जाहिर सी बात है ग्लास रॉड एक हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। पर इस बार ना कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इस बार ग्लास रॉड से जो है सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, मतलब ग्लास रॉड इस बार इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सॉफ्ट मटेरियल से ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, हार्ड से भी निकल सकते हैं। ठीक है,
सिर्फ सॉफ्ट से ही नहीं निकलते हैं, हार्ड से भी निकल सकते हैं। तो अब इस चीज़ के लिए क्या हुआ, हम देख के नहीं बता सकते। यार देखो, कोई भी मटेरियल होगा ना आपका, कोई भी मटेरियल, आप उसको सामने से देख के नहीं बता सकते कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा मटेरियल चाहे आपका सॉफ्ट हो चाहे हार्ड, ठीक है, सॉफ्ट अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो हार्ड भी कर सकता है, ठीक। अगर हार्ड इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो सॉफ्ट भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक। तो आप देख के नहीं बता सकते कि ये आपका जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा। तो इसके लिए क्या किया, साइंटिस्ट ने ढेर सारे मटेरियल्स जो थे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को इकट्ठा किया और उनकी आपस में रबिंग करा दी। तो क्या हो रहा था कि कुछ मटेरियल्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे थे और कुछ मटेरियल्स जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करी, ठीक है, एक प्रॉपर सीरीज़ हम कह सकते हैं, एक प्रॉपर सीरीज़ तैयार करी जिसमें उन्होंने इन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को अरेंज कर दिया कि भाई किस मटेरियल को किसके साथ रब करने पर क्या होता है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उसकी उन्होंने एक प्रॉपर सीरीज़ बना दी जिसको हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ठीक है। तो उसमें इन्होंने एक पैटर्न बना दिया कि इस मटेरियल को इस मटेरियल के साथ रब करने पर कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो उसका उन्होंने एक पैटर्न तैयार किया। तो देखिए कुछ इस तरीके की है आपकी ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये है कि जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था कॉटन और एबोनाइट रॉड का, ठीक है। तो कॉटन और एबोनाइट रॉड में सॉफ्ट कौन था, कॉटन है, ज़ाहिर सी बात है ना। और एबोनाइट रॉड आपका हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में आ गया। तो कॉटन से जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, है ना, और एबोनाइट रॉड उसको गेन कर रहा था, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का एग्जाम्पल जब लिया तो हमें मालूम पड़ा कि यार इस बार तो ग्लास रॉड ने जो है इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और सिल्क क्लॉथ ने गेन कर लिया, जबकि ये हार्ड था और ये सॉफ्ट। तो हमने ये समझा था कि यार मटेरियल चाहे आपका सॉफ्ट हो चाहे हार्ड, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्ट मटेरियल ही जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, हार्ड मटेरियल भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज़ है पॉजिटिव के लिए और ये है नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव बोलें तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उस पर नेगेटिव, है ना। तो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गए, तो सिल्क क्लॉथ पर आ गया नेगेटिव और ग्लास रॉड पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। कॉटन के केस में क्या किया था, कॉटन और एबोनाइट रॉड को रब कराया, है ना, तो कॉटन से इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पर आया पॉजिटिव और एबोनाइट रॉड ने गेन किया तो उस पर आ गया नेगेटिव, ठीक। अगर आप कैट फर को भी इससे रब कराओगे तो कैट फर पे भी जो है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये तो गेन कर ही रहा है ना। ड्राई हेयर एंड कॉम्ब, है ना, तो देखो यार ड्राई का होना भी ज़रूरी है, वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा क्यों, है ना। क्योंकि ड्राई पे देखो सिचुएशन अलग होती है, वेट के लिए अलग सिचुएशन होती है, और अगर आप ऑयलिंग कर दो, है ना, तो उसमें भी सिचुएशन अलग होती है, ठीक। वो अभी हम आगे समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल देखो ड्राई हेयर एंड कॉम्ब, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, और कॉम्ब उसको गेन करता है, ठीक। सिमिलरली वुलन क्लॉथ के लिए, और इधर राइट हैंड साइड हमने रबर, शूज, एम्बर एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो इसी तरीके से आपका चलेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है एग्जैक्टली वो हमारा ये है, ठीक है, इस तरीके से बना, ठीक। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, है ना, कि अगर हमें इन इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दें, ठीक है, इसे भी और इसे भी, ठीक है, अगर आप इन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक, निकल तो जाएंगे। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था कि इसमें और इसमें कौन या किसके निकलने के चांस ज़्यादा थे, मतलब इसके ज़्यादा निकलने के चांस थे या इसके। तो मैंने आपको बताया था इसके निकलने के चांस ज़्यादा थे, क्यों थे, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये न्यूक्लियस से दूर है ना, दूर है, तो ये आपका लूजली बाउंड है एक तरीके से, ठीक है, लूजली कपल्ड है, लूजली बाउंड आप कह लो। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे स्ट्रांगली बाउंड है इसके कंपैरिजन में, ठीक, इसके कंपैरिजन में ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्रांगली बाउंड है, इस वजह से जो है ये वाला इजिली एस्केप करेगा, ना कि ये वाला, ठीक। तो ये जितने भी पॉजिटिव वाले हैं ना वो आपके इस लूजली कपल्ड वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक। और ये जितने भी नेगेटिव वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं
है ना, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं वो स्ट्रांगली बाउंड वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट, इसी के इर्द गिर्द जो है हमारी पूरी कहानी रिवॉल्व कर रही है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड को हम वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। देख कैसे, वर्क फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब यहाँ पे रिमूव है, ठीक, रिमूव, ठीक, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल और अ कंडक्टर, यानी कि किसी भी मेटल या कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आपको मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहा मैंने, किसी भी मेटल या कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको होगी उसी को हम कहेंगे वर्क फंक्शन। अच्छा, अब वर्क फंक्शन को जो है हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई, और इसी को कहते हैं हम वर्क फंक्शन। ठीक है, अब देखो, जैसे ये कोई एक बॉडी है ए, और ये एक और बॉडी है बी, ठीक, तो क्या होगा, ए से कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में गया, तो आपको पता है अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, इतनी बात आपको पता है। तो देखो क्या होगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसका मास भी डिक्रीज होगा, ठीक है, स्लाइटली उसका मास जो है डिक्रीज करेगा, जैसे मास ऑफ ए जो होगा वो स्लाइटली डिक्रीज करेगा। अब सिमिलरली बी के लिए बात करें, मास ऑफ बी, तो जिसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को वो उसका जो मास होगा वो स्लाइटली इंक्रीज करेगा, ठीक, स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अब जिस भी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसका मास इंक्रीज किया, तो अब क्या होगा, उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो जो फाई है, फाई ऑफ ए विल बी लेस देन फाई ऑफ बी। ठीक है, ये आप नोट कर लो। तो वर्क फंक्शन ऑफ बी जो होगा वो वर्क फंक्शन ऑफ ए से ज़्यादा होगा। ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ बी आपका ग्रेटर होगा। ठीक, तो हुआ क्या है, जो बॉडी थी एक ए एक बी, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसका मास भी इंक्रीज करेगा, मास भी इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो वर्क फंक्शन है वो भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो जो हमारा फाइव बी था वो ग्रेटर था फाइव ऑफ ए के। ठीक है, अब ए ने क्योंकि लूज कर दिया तो उसका मास भी डिक्रीज हो गया और वर्क फंक्शन भी उसका कम होगा। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली क्या कह रहा है, हमने वर्क फंक्शन की डेफिनेशन देखी। ठीक है, तो क्या कहती है, कोई भी मेटेरियल कंडक्टर है, ठीक, उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी। ठीक, तो ए आपकी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, यानी कि ए से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जिस भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिवली चार्ज। अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका मास स्लाइटली डिक्रीज करता है, इसलिए इसका मास स्लाइटली डिक्रीज करेगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसका मास स्लाइटली इंक्रीज करता है। तो मैंने कहा वर्क फंक्शन ऑफ ए इज़ लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, यानी कि जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ बी ज़्यादा है, तो कैसे ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब नेगेटिवली चार्ज, और उसका मास भी जो है स्लाइटली इंक्रीज करेगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट में देखो इस चीज़ को, ए है, ठीक, ये बी है, ठीक है, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट किया, तो ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसी का जो है मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है बॉडी उसका मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा और इसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ ए। ठीक, तो बस इतनी सी बात है जो मेरे को आपको समझानी थी। ठीक है, अब इसी वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने एग्जांपल्स में अप्लाई करें, जैसे ड्राई एयर एंड कॉम वाला था, तो क्या कर रहे हैं ड्राई एयर से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल कर कॉम में चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कॉम में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो इसका मास भी जो है वो स्लाइटली इंक्रीज करेगा, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो भी जो है ग्रेटर होगा। ठीक, तो वर्क फंक्शन ऑफ कॉम्ब ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ ड्राई एयर। ठीक है,
इसका जो है मास भी स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। अब इसमें देखो जो दूसरा एग्जांपल है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, तो इसमें अगर मैं आपको ऐसा लिख दूँ कि इसका जो वर्क फंक्शन है वो है लगभग 40 जूल का, है ना, और सिल्क क्लॉथ का जो वर्क फंक्शन है वो मान लो 50 जूल का। ठीक, ये 40 जूल, ये 50 जूल, तो क्या होगा इसमें? अब मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करेगा और कौन गेन करेगा? तो हमें पता है जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाली बॉडी, तो भाई इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को किया एक्सेप्ट, तो इसका मास भी जो है वो स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ठीक, तो बस यही कहानी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से भी जो है हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के मेथड को समझ सकते हैं। अब देखो एक नोट पॉइंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो बॉडीज़ को ला रहे हैं, उन्हें आप रब करा रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में आपने करा दी रबिंग। रबिंग से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी बिकम्स चार्ज्ड। इतनी बात आपको पता है। ठीक, रबिंग कराई दो बॉडीज़ की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से क्या हुआ, बॉडी आपकी चार्ज हो गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार जो रबिंग प्रोसेस है उससे चार्ज होगा ही होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चार्ज बनेगा ही बनेगा या चार्ज प्रोड्यूस होगा। चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कैसे आओ देखते हैं। जैसे मैंने आपको हेयर एंड कॉम का जो एग्जांपल लिया था उस टाइम पे, तो हेयर एंड कॉम की यदि हम बात करें, ठीक, हेयर अगर ड्राई में है, ड्राई है, और फिर कॉम के साथ आप उसको रब करा दो, तो हाँ वहाँ पे जो है चार्ज आपको मिलेगा। ठीक, वहाँ चार्ज होगा। लेकिन अगर वेट है हेयर, ठीक, फिर आप उसकी कॉम से रबिंग करा दो या ऑयल अप्लाई कर दो, है ना, फिर आप कॉम से जो है रब करके देखना, वहाँ पे चार्ज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको नोट करना पड़ेगा। देखो मटेरियल तो वही है भाई, आप हेयर और कॉम की बात कर रहे हो, मटेरियल तो वही है। ठीक, लेकिन देखो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपका जो है केस रहेगा। ठीक है, अगर हेयर ड्राई थे फिर आप उसको कॉम के साथ रब कर रहे हो, तो हाँ वहाँ पे आपको चार्ज मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे जो हेयर है अगर वो गीले हैं, ठीक है, बाल गीले हैं, फिर आप उसमें कॉम को रब कराओगे तो वहाँ आपको चार्ज नहीं मिलेगा, या आपने ऑयल अप्लाई कर दिया तो भी आपको चार्ज नहीं मिलेगा। तो रबिंग हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही चार्ज को लेकर कि यार आप रब करा दो तो चार्ज आपको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, चार्ज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। लेकिन अगर चार्जिंग हो जाती है दोनों बॉडीज़ में, ठीक, अगर चार्जिंग हो जाती है रबिंग करने पर, तो क्या होगा, जो दोनों बॉडीज़ हैं आपकी, बोथ द बॉडीज़ विल एक्वायर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। दोनों बॉडीज़ जो हैं आपकी वो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक्वायर कर लेंगी। यानी कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, बी ने गेन किया, ठीक है, तो गेन करने वाली जो है बी बॉडी, उस पर आ जाएगा माइनस क्यू, और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो हो गया प्लस क्यू। है दोनों ही क्यू, लेकिन देखो दोनों के साइन अपोजिट हैं, एक प्लस एक माइनस। क्या बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसी चीज़ को और अच्छे से समझो। एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी। ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे हुई डेफिशिएंसी, तो ये हो जाएगा +1 ही। इसने गेन कर लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 ही। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अगर, तो यहाँ हो जाएगा +2 ही, और ये गेन कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 ही। ठीक, अब इसी तरह से मान लो अगर आपका आ जाए, सपोज़ क्यू की अगर हम बात करें, तो अगर 2Q हो गया, है ना, ऐसा एज्यूम कर लो, अगर यहाँ 2Q है, ठीक, तो ये किस में होगा, पॉजिटिव में, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2Q। ठीक, तो इस तरीके की कुछ कहानी रहेगी। हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे भी 2Q है, यहाँ पे भी 2Q है, अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में, इधर माइनस में, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो दूसरे ने गेन कर लिया। ठीक, 1 ही है तो यहाँ -1 ही है, यहाँ +2 ही है तो यहाँ -2 ही है, 2 ही 1 ही 1 ही। ठीक, अंतर क्या है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो इस तरीके से हम जो है चलते रहेंगे। क्या बात क्लियर है? तो इसी तरह से जो है बॉडी हमारी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक्वायर करती है। ठीक, दोनों बॉडीज।
तो देखो, when two bodies are rubbed against each other then bodies may be charged. आप दो बॉडीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट जब रब करा दोगे, है ना, जब उनके बीच में रबिंग होगी तो चार्ज आपको मिल भी सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो मिल भी सकता है और नहीं भी, वो मैंने आपको हेयर एंड कॉम के एग्जाम्पल से समझा दिया। अब यदि चार्जिंग हो रही होगी, ठीक है, अगर चार्जिंग हो रही होगी तो जो दोनों बॉडीज़ हैं आपकी वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक्वायर कर लेंगी। यानी अगर एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? इसने ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा और इसने गेन। आई होप ये पॉइंट्स आपको अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।